इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 4.1 की। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी वीडियो सभी चैप्टर्स की अवेलेबल है चैनल पर, तो आप उनको देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दी गई है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, आपको सभी प्रॉपर्टीज ही याद रखनी है और इनका यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, मान लीजिए यहाँ पर एक डिटरमिनेंट ये दिया गया है, ये मैट्रिक्स है A12 A21 A22, ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी रो से कॉलम बनाता हूं, ठीक है, यहाँ पर ये कॉलम बनाता हूं इनको, या कॉलम से रो बनाता हूं, तो वैल्यू जो होने वाली है सेम होने वाली है दोनों की, ठीक है। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, ठीक है, सभी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करता हूं तो क्या वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। अब यहाँ पर समझते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे क्या है, देखो यहाँ पर हम दोनों तरीके से समझेंगे, डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना और यहाँ पर ये भी समझेंगे कि आपको प्रॉपर्टी ये वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है और 3x3 के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में सबसे पहले आपके पास A11 है, A11 आपको दिया गया है 2 और आप देखते हो इसके लिए रो ये है और कॉलम ये है, तो आपके पास यहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं, 0 4 5 -7, वही हमने लिखा है, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट एलिमेंट का साइन होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ पर ये +2 था और ये माइनस इंटू -3 हो जाएगा इसके लिए। इसके लिए रो ये है और कॉलम ये है, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स बन जाते हैं 6 -7 4 1, ठीक है। ये आपके पास एज इट इज। फिर प्लस ये +5 होता है तो +5, इसके लिए रो ये और कॉलम ये, तो 6 5 और 0 1 ये रह गया है। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली, जैसे हम करते हैं 2x2 के लिए। 0 × -7 ये 0 हो जाएगा, -20, तो ये 0 -20। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस प्लस हो गया है, ये -42 और जब आप मल्टीप्लाई, ये बीच में माइनस और -4, ठीक है। यहाँ पर 5 एज इट इज 30 × -0, तो यहाँ पर आप इसे अब इसको सोल्व करते हैं, -40 आता है और यहाँ पर 46 × 3 आप करते हो तो 138 + 150 सोल्व करते हैं तो वैल्यू आ गई है -28। अब हमको करना क्या है, प्रॉपर्टी ये तो हमने सिर्फ वैल्यू निकाली है डिटरमिनेंट की। अब हमको करना क्या है, हमको सारी रोज को यहाँ पर कॉलम्स में चेंज करना है। ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये R1 R2 R3 है। देखो यहाँ पर ये R1 हो गई है C1, ये कॉलम 1 बन गई है, ये कॉलम 2 और यहाँ पर ये कॉलम 3 बन गई है। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉलम बन गई है इसको फिर से एक्सपेंड करते हैं, इसको हम कॉलम फर्स्ट के तहत एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कोई भी कहीं पर भी एक्सपेंड करो आप तो वैल्यू सेम रहती है। बस यहाँ पर हमें आसानी इसलिए हो जाएगी, हमने क्वेश्चन किया था तो यहाँ पर आसानी इसलिए हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है तो +2 और यहाँ पर इसके लिए रो ये है कॉलम ये है, तो 0 -1 5 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखते हो 6 के लिए एक्सपेंड करते हो, सॉरी यहाँ पर -3 के लिए एक्सपेंड करते हो, माइनस इंटू -3 फिर से नेगेटिव साइन था और रो ये है कॉलम ये है, तो 6 और -4 और 4 और 1 यहाँ पर एज इट इज। ऐसे ही 5 के लिए एक्सपेंड करते हो, रो ये है कॉलम ये है, 6 1 0 5 यहाँ पर रहता है। आपको सिर्फ यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है 2/2 की, वो आप निकाल सकते हो। 0 -20 सेम और यहाँ पर -42 -4 सेम और 6 30 -0 सेम यहाँ पर। तो जब आप इसकी वैल्यू देखते हो यहाँ पर -28 ही आता है। तो प्रॉपर्टी आपकी नंबर 1 वेरीफाई हो गई है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप कोई भी रोज को चेंज करते हो कॉलम से या कॉलम्स को सभी को चेंज करते हो रोज में, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई भी 2 रोज या कॉलम आप इंटरचेंज कर रहे हो तो वैल्यू डिटरमिनेंट की चेंज हो जाती है, ठीक है। जो वैल्यू है उसका साइन है तो वो क्या हो जाता है, I = -delta, ठीक है। अब यही हम देखते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या किया यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पर ये 2 -3 5 6 0 4 1 5 इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये सेम वही एग्जांपल है जो भी हमने लिया था। तो अब हमने देखा था उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रही थी, -28, तो हमने सिंपल यहाँ पर -28 लिख दी है। अब हम क्या करते हैं, R2 और R3 को एक्सचेंज करते हैं। देखो ये R2 है, ये R3 है, तो यहाँ पर ये R2 बन गई है और R3 बन गई है। अब फिर से इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के तहत। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में सबसे पहले 2 हो जाएगा और 2 के लिए रो ये है कॉलम ये है, तो इसको छोड़ने के बाद 4 एलिमेंट्स बचते हैं, 5 -7 0 4, वो हमने लिख लिए हैं। -3 के लिए माइनस इंटू -3 और यहाँ पर ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद 1 4 -7 6 ये बच जाता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 5 के लिए छोड़ देते हैं ये रो और ये कॉलम, तो यहाँ पर 1 5 6 0 बच जाता है।
आप इसको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 0 आ गया है। ठीक है, ये +3 हो जाता है, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 42, ये हो गया 4 + 42 और 5 0 - 30। तो जब आप चेक करते हो तो 28 आता है। तो यहाँ पर ये -28 था, यहाँ पर +28 है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ये माइनस हो जाता है, वैल्यू नेगेटिव बन जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी थी ये। अब दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई हैं। थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स किसी भी डिटरमिनेंट की आइडेंटिकल का मतलब सेम होती है, तो उनके सारे एलिमेंट सेम होते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो 0 हो जाती है, 0 बिल्कुल। अब यहां पर इसको वेरीफाई करते हैं। यहां पर ये देखो आप, ये 3 2 3 2 2 3 3 2 3, ये R1 और R3 यहां पर क्या दिया गया है, सेम दी गई है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हो फर्स्ट रो के तहत, तो यहां पर देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू ये 6 माइनस 6 0। ठीक है, -2 हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ पर ये -2 और यहाँ पर जब आप इसको एक्सपेंड करते हो 6 - 9, तो यहाँ पर ये -6। ऐसे ही आप 3 को एक्सपेंड करते हो, रो ये कॉलम, ये 2 इंटू 2 और ये यहाँ पर 4 इंटू -6 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करते हो देखो ये 0 आता है। तो अगर कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम सेम होती हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो, किसी भी एक जो हर एक एलिमेंट की रो का या कॉलम का, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हो किसी कांस्टेंट के से, तो उसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाती है के से। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहां पर, ये देखो यहां पर हमें मैट्रिक्स दी गई है, इस 3/3 की इसका डिटरमिनेंट हमें इवैल्यूएट करना है। तो 102 18 36 है। इसको हमने क्या किससे मल्टीप्लाई करा के 6 से, आप ऐसा समझो। ठीक है, जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर देखो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, तो यहां पर ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया है। आप कोई भी यहां पर ट्राई कर सकते हो। आपको यहां पर ट्राई करना है, यहां पर 2 3 4 3 4 5 0 1 2, इसका आप यहां पर वैल्यू निकालना, और यहां पर आप वैल्यू निकालना इसके 6 12 और 3 4 5 0 1 2। आप आंसर कमेंट कीजिएगा दोनों मैट्रिक्स का, और जब हम देखते हैं कि वेरीफाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ जाते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि वो दो आइटम्स ऐड किए गए हैं, 2 टर्म्स आपने ऐड कर दिए गए हैं, तो आप उसको तोड़ने के बाद उन दो मैट्रिक्स को अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये A1 प्लस λ1, A2 प्लस λ2 और A3 प्लस λ3 था, तो हम इसको अलग अलग कर भी सकते हैं। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब आप ऐड करते हो, इनकी वैल्यू इसके इक्वल आती है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए यहाँ पर देखो ये आपके पास दिया गया है। ठीक है, जब आप देखते हो यहाँ पर इसकी ये वैल्यू है, ए के लिए हमने ABC के लिए ये डिटरमिनेंट, और यहाँ पर 2x 2y 2z के लिए डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू भी 0 आती है, इसकी वैल्यू भी 0 आती है, इसकी वैल्यू 0 थी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये वेरीफाई हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 10 था। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए बात करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट है किसी भी एक रो का या कॉलम का, ठीक है, किसी भी एक डिटरमिनेंट का, जब आप उसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, किसी भी अदर रो को ऐड करते हो, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है, जैसे RI में आप कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, कोई भी रो हो सकती है, RI प्लस KRJ आप कर रहे हो या माइनस KRJ कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे हमने मैट्रिक्स में किए थे ऑपरेशन, या CI में आप लगा रहे हो किसी भी कॉलम या रो में, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही है यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसमें हमको प्रूव करना है ये A³ के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, A³ के। अब ये जो है इस तरीके से आप अगर इसको डायरेक्ट निकालोगे, डायरेक्ट सोल्व करते हो डिटरमिनेंट के लिए, तो वैल्यू बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए ही हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशंस लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया है, R2 देखो, R2 में क्या किया है, R2 - 2R1 किया है, मतलब अगर 2A - 2A करते हो 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये एलिमेंट्स आपको बनाने हैं। तो हम देखते हैं, हमने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया है R2 में, R2 - 2R1, तो यहाँ पर R1 तो एज इट इज रहने वाली है। तो R2 के लिए 2A - 2A 0, 3A + 2B - 2A और -2B से 2B कैंसिल, ये 3A - 2A कर, और 4A + 3B + 2C है। जब आप माइनस करते हो 2A 2B 2C, तो यहाँ पर ये 2A B और यहाँ पर ये C कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम R3 के लिए करते हैं, R3 - 3R1, तो 3A - 3A 0, और 6A में से 3A आप माइनस करते हो 3A, 3B में से 3B माइनस करते हो 0, 10A में से यहाँ पर आप 3 माइनस करते हो 7A, और 6B में से 3 माइनस करते हो 3B, 3C में से 3C माइनस करते हो तो ये बन जाता है
कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर बचता है सिर्फ 3b। तो यहाँ पर आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब आप क्या कर सकते हो, R3 में फिर से ऑपरेशन लगा सकते हो, R3 माइनस 3R2। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, 3a माइनस 3a 0 आ गया है, फिर से 7a माइनस 6a आ जाता है और 3b माइनस 3b यहाँ पर 0 जाता है। अब हम कर क्यों रहे हैं, हम इस मैट्रिक्स को या इसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स को इजी बना रहे हैं ताकि जब हम इसको कैलकुलेट करें तो इजी बन जाए। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको C1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, हमने इसको 0 बना लिया है, तो ये जो इसके लिए एलिमेंट्स और इसके लिए एलिमेंट्स की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ जो वैल्यू बचती है वो a के लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा हमको। a के लिए ये रो ये कॉलम आप छोड़ दो, a इंटू a, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 0, तो ये a क्यूब आ जाता है, इसलिए ये इजी बनता है। तो ये ऑपरेशंस हमें क्या करने हैं, इसलिए लगाने हैं ताकि हम इस मैट्रिक्स को इजी बन जाए, ताकि हम डिटरमिनेंट की जब वैल्यू निकालते हैं तो इजी बन जाए वो। ठीक है, और डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, इजी। अब हमको क्या विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है कि ये 0 है। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हो R1 और R3 के एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, R1 और R3 के एलिमेंट्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब जब R1 के लिए आप R1 प्लस R2 करते हो, x प्लस वाई प्लस जेड और r प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर आप देखते हो x प्लस वाई प्लस जेड आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ ये 1 ही बच जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड अगर कॉमन लेते हो, ये 1 जेड एक्स वाई 1 बचता है। अब यहाँ पर ये R1 और R3 सेम है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और आप 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0 ही आने वाला है, इसलिए आपके लिए क्या आंसर हो गया, 0 हो गया। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 में भी हमको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर देखो ये 1 है, अगर हम इसको 0 बना लेते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना। तो फिर से हमने क्या किया है, ये R2 में R2 माइनस R1 किया है, 1 माइनस 1 0, b माइनस a c इंटू यहाँ पर ये c कॉमन ले लिया है तो a माइनस b। ऐसे ही R3 माइनस R1 कर दिया है R3 के लिए, 1 माइनस 1 0, c माइनस a और b कॉमन यहाँ पर आप ले लो तो ये a माइनस c हो जाता है। अब ये एक्सपेंड इसलिए ही किया, ये हमने ऑपरेशन इसलिए लगाया ताकि जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये इजी हो जाए। अब इस 0 के लिए हमारे पास 0 ही आने वाली है वैल्यू, तो सिर्फ 1 के लिए वैल्यू बचती है। ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दो, b माइनस a इंटू a, यहाँ पर आप जब करते हो b माइनस a इंटू b इंटू a माइनस c माइनस a, और यहाँ पर आप करते हो c माइनस a इंटू c इंटू a माइनस b। उससे पहले आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर रो R2 में भी b माइनस a कॉमन ले सकते हो आप, तो यहाँ पर ये माइनस c बच जाता है और c माइनस a लेते हो तो ये बच जाता है। सिंपल, आप 1 के थ्रू एक्सपेंड कर दो, माइनस b प्लस c, जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो आप, या बाद में कॉमन ले सकते हो या पहले भी कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास आंसर ये बन जाता है। ठीक है, लेकिन मेन जो एम है वो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप इसको 0 बना रहे हो प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद। ठीक है, प्रॉपर्टी इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमको प्रूफ करना है कि ये 4abc के इक्वल है। फिर से हमको प्रॉपर्टीज लगानी होगी। अब आप यहाँ पर देखो, ये b प्लस सी है और ये b और c है। b प्लस सी में से अगर मैं माइनस b और माइनस c कर देता हूं तो आपको पता है ये 0 बन जाएगा। तो मैंने वही किया है, यहाँ पर R1 माइनस R2 माइनस R3 किया है, तो b प्लस सी माइनस b माइनस c ये बन गया है 0, a माइनस c बन जाता है माइनस 2c, और ऐसे ही माइनस 2b, और R2 और R3 एज इट इज है। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, इसके लिए तो वैल्यू सब 0 हो जाएंगी, और यहाँ पर माइनस 2c के लिए आपको पता है ये रो है ये कॉलम है, तो b इंटू a प्लस बी और c b है, यहाँ पर ये बच जाता है। ऐसे ही माइनस 2b के लिए ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दीजिए, और ये b c प्लस a और c बच जाता है। तो उसके बाद आपको सिर्फ करना क्या है, सिंपली यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना है। 2c था, b इंटू a प्लस बी आ जाता है, आपके पास ये मल्टीप्लाई करने के बाद b स्क्वायर और ba बन जाता है माइनस bc। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 2b बाहर है, और b इंटू सी bc और c इंटू सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये ac, ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, माइनस बीच में था। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर ये 4abc बच जाता है। ठीक है, क्यों बच जाता है, यहाँ पर देखो ये माइनस 2bc स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचता है ये 2abc और 2abc, इसको आप ऐड करो तो यही आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब ये तो था एग्जाम्पल नंबर 14। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। एग्जाम्पल नंबर 15 में देखो, आप देखने के बाद ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर दो टर्म्स को ऐड किया गया है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा सकते हो। 6 कैसे लगाओगे, आपको सिंपल यहाँ पर इन दो मैट्रिक्स, इन दो डिटरमिनेंट में आपको यहाँ पर ये लगा लिया। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, सॉरी वो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने करना क्या है, सिर्फ इनको दो को अलग, एक मैट्रिक्स को दो जगह तोड़ दिया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये कर दिया है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर
आप यहाँ पर -1 स्क्वायर मतलब ये सिंपल कुछ कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सेम ही है। यहाँ पर आप देखो ये एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 इस यहाँ पर आपने क्या लिखा है, कॉमन लिखा है। क्यों -1 का होल स्क्वायर क्यों आया है, आपको पता है जब कोई दो रो या दो कॉलम हम एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, -1 आ जाता है, उसकी वैल्यू नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स वाई जेड के साथ आपने ये यहाँ पर ये वैल्यू चेंज की है। ठीक है, एक्स वाई जेड था और ये 1 1 के साथ आपने वैल्यू चेंज की है तो आपके पास -1 लगाना पड़ा। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ आपने वैल्यू चेंज की है यहाँ पर, फिर से -1, तो -1 इंटू -1 1 ही रह जाता है। और जब आप इसमें से ये कॉमन लेते हो तो बच जाता है 1 इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, आपने ये सिर्फ एक्सचेंज किया है C3 को C2 के साथ, C1 को C2 के साथ। ठीक है, आपको जब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू जो आने वाली है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, वो इक्वल टू 0 के आपको दी गई है, तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड भी किसके इक्वल आ जाती है, 1 प्लस एक्स वाई जेड जो आ जाती है वो 0 के इक्वल आ जाती है, क्योंकि आपको 0 के इक्वल वैल्यू दी गई थी। तो इसके बाद आपको क्या करना, एक्स वाई जेड यहाँ पर था और सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर R2 में से R1 और R3 में से R1 माइनस किया है, तो y माइनस एक्स आप और z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, ये आपके पास बच जाएगा। आप 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दो, आपके पास ये टर्म्स बन जाती है। और आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू भी यहाँ पर 0 हो गई है। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में हमको ये दी गई है मैट्रिक्स को प्रूफ करना है, इसके इक्वल और इसके इक्वल। तो सिंपली आप कर सकते हो, आपको पता है यहाँ पर ABC चाहिए हमको बाहर में और अंदर कुछ ऐसा टर्म चाहिए, तो हमने इससे ABC कॉमन पहले ही ले लिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर R1 R2 R3 जब आप ऐड करते हो तो आपके पास ये टर्म बच जाती है, और ये आप सिंपली ये कॉमन ले सकते हो बाहर। ठीक है, ये आपको सिर्फ कॉमन लेना है और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 1 1 1 1। और जब आपके पास 1 1 होता है तो आपको पता है उसको 0 0 बनाना होता है, और ये टर्म आपके पास आउटसाइड में है। यहाँ पर आप क्या करो, C2 में से C1 1 माइनस 1 0, यहाँ पर ये 1 बच जाता है, यहाँ पर ये 0। ठीक है, इस तरीके से जब आप करते हो इनको सब्ट्रैक्ट, C3 में से C1, ठीक है, C3 में C1 आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ पर आप C3 के लिए C3 में C1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 0 0 बनाता है। आप इसको 1 के थ्रू एक्सपेंड कर दो, क्योंकि 0 और 0 के लिए तो वैल्यू 0 ही है, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 0, तो यहाँ पर 1 ही वैल्यू आती है, और ये आपके पास ये ही RHS है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। इस तरीके से ये हो जाता है प्रूफ। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।